हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी टीजीटी पीजीटी के लिए होगी और आप जानते हैं टीजीटी की पीजीटी के भी परीक्षा की कोई डेट नहीं निर्धारित है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तैयारी हमें अच्छे से करनी पड़ती है, परीक्षा चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और हम टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी को लेके आएंगे कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी तो ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, आप देखिए कौन सी प्रश्न किस वर्ष में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और प्रश्न को देख के आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि प्रश्न आपके जाने पहचाने ही होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न किस परीक्षा में आए हैं वो आपके सामने है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। ये टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है दोस्तों। आप सभी जानते हैं ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखिए और इनका उत्तर दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल शंकरत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पहला प्रश्न है। अब आप इनका उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आप प्रश्न को देखिए और विचार कीजिए कि प्रश्न कैसे हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। वीरगाथा काल तो आप सभी जानते हैं, बताएं वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन, मिश्र बंधु विनोद लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद की आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3, आप देखिए जीआईसी प्रवक्ता 2017 का आया हुआ प्रश्न है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। प्रश्न नया है दोस्तों, अब आप विचार करके उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3, वचन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामशंकर शुक्ल रसाल। तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक है शिव सिंह सरोज। आचार्य रामचंद्र की पुस्तक को आप जानते ही हैं, बच्चन सिंह की भी हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मज़ेदार है, आप लोग पढ़ें समय निकाल के। आप बताएं, उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 3 का, जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 तो क्या होगा बताइए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अब आप बता सकते हैं, यह प्रश्न भी बहुत ही सरल है और आप देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता 2017, पीजीटी 2004, 2001 में आया हुआ प्रश्न। 2001 में आया था, 2004 में वापस आ गया। आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए कितना लाभकारी है। ठीक है दोस्तों, और आप इस चैनल से नित्य प्रति जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए आप बताइए प्रश्न नंबर 4। तो आप सभी जानते हैं सिद्ध सामंत युग को उसने कहा था राहुल शंकरत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताएं। प्रश्न नंबर 5, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरत्यायन। 5 नंबर का प्रश्न, तो इसका क्या उत्तर होगा, राहुल शंकरत्यायन। देखिए अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय पीजीटी 2013 का यह प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। बताएं, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। जो भी प्रश्न आपको नए लगे दोस्तों, उन्हें आप नोट डाउन करें, फिर एग्ज़ाम टाइम उसका रिवीजन करके एग्ज़ाम दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया। 7 नंबर का यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो बीजवपन काल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
आप बताएं। राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? प्रश्न तो आपने बहुत लगाया होगा दोस्तों, लेकिन यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए कितनी लाभकारी है और कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लिए होंगे तो किसी एक राज्य के, लेकिन यहाँ पे आप देखने का प्रयास कीजिए, यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब की है। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनमें से विचार करें जो चीज़ें आपको अच्छी हों, जो टीचर्स आपको अच्छे पढ़ा रहे हों, उनसे पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। हम ये नहीं कहते सिर्फ मेरे चैनल पे, बहुत सारे चैनल हैं हिंदी के लिए, लेकिन जहाँ से चीज़ें आपको ठोस मिलें, प्रमाणित मिलें, तो उसका थोड़ा पहचान करके पढ़िए, क्योंकि हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी तो बहुत सारी समस्याएं आई थी, तो अनुभव ही से ही व्यक्ति दूसरे को बताता है। पंच पांडव चरित्रास के रचयिता कौन है? 8 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, बताइए। शालिभद्र सूरी। ठीक है, चलिए। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? अब आप बताइए, आदिकाल का नामकरण वीरकाल किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। 9 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं विश्वनाथ प्रसाद। चलिए, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और आप देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? 10 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर बताइए। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी जानते हैं आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, और 11 नंबर का प्रश्न को आप देखें और अच्छे से उनको देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल। तो आप सभी जानते हैं, प्रश्न बिल्कुल इजी है दोस्तों। तो कौन सा है? गद्य काल। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए, 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये भी प्रश्न है, फटाफट इसको उत्तर लगाइए। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है। मिश्र बंधु विनोद। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो सभी जानते हैं, पाली। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कौन सा है? पाली। चलिए 14 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? पीजीटी 2004 का प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? डोला मारूरा, दुहा और खुमाड़ राशो, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इनका आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न बहुत बार बनता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है दोस्तों। ठीक है, आज क्लियर कर लीजिए कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, बताइए। नेमिनाथ रास, सुमित गढ़ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, बताइए। ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित अपभ्रंश, परिनिष्ठित प्राकृत। 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक है, और अवहट्टा एक लोगों ने कहा है, विद्यापति जी ने। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ग्रामीण भाषा होती है वो हमारे मन मुताबिक चलती है, हम जैसे चाहते हैं उसको बोल पाते हैं। यदि हम किसी दूसरी भाषा का अनुसरण करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह जाती है। इसीलिए अवहट्टा को क्या कहे हैं? सबसे मिठा। ठीक है, मतलब कि प्यारी भाषा। चलिए, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कबीर, सरहपाद, सूरदास, विद्यापति। तो सभी जानते हैं सरहपाद। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब देखिए आगे का प्रश्न, देखिए। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब मज़ेदार प्रश्नोत्तरी आ गई, बताइए।
तो कौन माना है? पंडित राहुल संकृत्यान। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, पीजीटी 2019 में भी 2021 में भी आया हुआ प्रश्न था दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी को आप ढंग से पढ़ें, मैं तो यही कहूँगी, और जो भी नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? अभी ऊपर आपने पढ़ा था सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो पंडित राहुल संकृत्यान, ठीक है। और एक प्रश्न आपने पढ़ा, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि तो सरहपाद। अब देखिए स्पेशल पूछा जा रहा है प्रश्न कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया। देखिए राहुल से ही कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, राहुल संकृत्यान, राहुल जी का मतलब है राहुल संकृत्यान, ठीक है। इन्होंने रिसर्च किया था, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे थे, और इनके अनुसार भी शुक्ल जी ने अपने मत भी दिए हैं। तो राहुल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? पुष्पदंत को, सरहपाद को, हेमचंद को, विद्यापति को। 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो सरहपाद को। कहीं कहीं सरहप्पा भी मिलता है दोस्तों, तो ध्यान रखें, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा, देवसेन, सरहप्पा, कबीर। देखिए सरहपाद भी दिया है, सरहप्पा भी दिया है, देवसेन, कबीर। तो 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो कौन होगा? सरहपाद, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्नोत्तरी में कुल 50 प्रश्नों को लेंगे। फटाफट प्रश्नों को देखिए, फटाफट प्रश्न को पढ़ते भी हैं दोस्तों, ताकि परीक्षा में आप जल्दी जल्दी प्रश्न हल कर पाएँ, ठीक है। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके उन्हें विचार करके फिर आप उनका उत्तर लगाएं। 21 नंबर का प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, बताइए। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यान, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा। चलिए सहरा सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर का प्रश्न, तो बताइए प्रवर्तक कौन है? सरहपाद, ठीक है। पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ये भी प्रश्न बार बार घूम फिर के परीक्षा में आता रहता है दोस्तों। तो 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। तो कौन है बताएं 23 नंबर के प्रश्न में? तो राजा मुंज, ठीक। कुछ प्रश्न नए हैं दोस्तों, सारे प्रश्न आपके पढ़े पढ़ाए नहीं हैं, ठीक है। जो प्रश्न नए हैं उन्हें आप नोट डाउन कीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना मज़ा नहीं आएगा। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रश्न है। सरहपाद, कण्हप्पा, शालिभद्रशूरी, शेरपा। तो बताइए 24 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो सरहपा, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार घूमता है। पीजीटी देखिए 2015 में आया, 13 में आया, दोनों में आया हुआ प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो आप जानते हैं अब यही दो में आप कंफ्यूज होंगे, स्वयंभू और हेमचंद्र में। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। तो स्वयंभू, स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार देख लेंगे लर्न हो जाएगा। चलिए अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, दत्त। देखिए नया नाम मिला आपको, दत्त, ठीक है। चलिए 26 नंबर के प्रश्न बताइए कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचर्यु किसकी रचना है? प्रेमचर्यु, अब आप बताइए। अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्र बरदाई। 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो स्वयंभू। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न है और आता भी है, हरदम आता है परीक्षा में। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? शालिभद्रशूरी, पुष्पदंत, धनपाल, कनकामर, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न, तो आप सभी जानते हैं पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? भवभूति। भवभूति को आप जानते होंगे संस्कृत के बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे, उन्हीं के नाम पे इनको भी जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, जयकुमार चरियु, जसहर चरियु, पैउम चरियु। पैउम चरियु आप जानते ही हैं, इनकी रचना है पुष्पदंत की, ठीक है। और बताइए, और जय कुमार चरित को आप भी ये भी जानते हैं, कन्फ्यूजन आपको यही होगा जसहर चरियु में और महापुराण में।
तो 29 नंबर का प्रश्न कहाँ है बताइए, तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न, 29 नंबर का, तो इस यहीं पे आप कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा। पैम चरियू, क्योंकि जय कुमार चरियू और जसहर चरियू महापुराण, महापुराण तो इनकी रचना है दोस्तों, यहाँ पूछा है नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खड़ी बोली में सबसे पहले महाकाव्य सृजन करने वाले कवि हैं। सृजन का मतलब आप जानते हैं नया चीज़ खोजने वाला, क्रिएटिव माइंड, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। खड़ी बोली में सबसे पहले महाकाव्य सृजन करने, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि, कवि को पूछा जा रहा है दोस्तों खड़ी बोली में। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप सभी जानते हैं ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी हैं। ठीक है, तो यही तो रचना करेंगे। ठीक, 2018 एलटी ग्रेड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए कितना घुमावदार प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डॉक्टर गणपति चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र, तो बताइए तो इसके उत्तर क्या होंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन से शिलांकित कृति है, तो सभी जानते हैं ये प्रश्न बहुत ही इजी है दोस्तों। 32 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। राहुल बेल। ठीक है, आगे चलिए, जो प्रश्न इजी हैं फटाफट करते चलिए और 2-3 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, ये भी आप जानते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ये परीक्षा देखिए 2000 में आया, 2013 में आया। तो दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि प्रश्न रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। 34 नंबर का प्रश्न उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आइए आगे चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कूट का ये प्रश्न है, पूरा नहीं आ पाएगा लग रहा है, आ तो गया, थोड़ा सा ऐसे करके देख लीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न तो बड़े इजी होते हैं, इनमें से अगर आपको 1-2 भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे खचाखच मिला देते हैं जल्दी, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। तो क्या होता है कि फिर हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं जल्दबाजी में और प्रश्न मेरा गलत होता है। तो इसको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल, तो इनका लिख दीजिए डी का 1 कर लिए। तो आपने देखा डी में 2 है तो हम इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब हमारा क्वेश्चन फंस गया बी और डी में। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर देखिए मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, आप सभी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीरगाथा काल। तो ए का दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा दे दिया है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हमारा आंसर ही डी हो गया। अगर हमें परीक्षा में जल्दी है तो हम यहीं से आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम सबको मिला लेंगे। अब आप देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है और राहुल सिंह ने सिद्ध सामंत काल कहा है। सी का तीसरा हो गया और इसका आदिकाल हो गया हजारी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो आदिकाल की भाषा आप जानते हैं डिंगल पिंगल। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो आदिकाल में कौन सी भाषा बोली जाती थी। 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप इनका उत्तर देंगे। तो ब्रज, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल और अवधी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, ये भी प्रश्न डाउटफुल है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, तो इस प्रश्नोत्तरी में जो हमें उत्तर है वो ब्रज दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और यह प्रश्न आप विचार करेंगे, हमें इसका चेक करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, आप सभी जानते हैं कि चारण साहित्य जो घूम घूम को गाते रहते थे, तो राष्ट्र साहित्य। ठीक है, चलिए
बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बताइए। गेय, श्रृंगारिक, आख्यान, प्रबंध। 38 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो बीसलदेव रासे हैं गाया जाता था, ठीक है, गेय है। आगे चलिए। बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? ये भी प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत कंफ्यूज करता है, अभी जल्दी में पीएचडी के एंट्रेंस में आया हुआ था। तो 39 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 38 हो गया, 39 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अब आप इनका उत्तर दीजिए। तो नरपति नाल, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राष्ट्रीय ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का या श्रृंगार काव्य है? तो ये भी जानते हैं कि वैसे तो जो ग्रंथ थी आदिकाल की उसमें वीरता की प्रधानता थी, लेकिन उसमें एक ग्रंथ है जिसमें क्या है, श्रृंगार काव्य की प्रधानता है। ये भी प्रश्न घूम के बहुत बार आता है और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? बीसलदेव रासो। इसमें संयोगिता और राजा, उनका क्या नाम था, सॉरी अभी याद आएगा, बाद में बताएंगे, लेकिन संयोगिता का ही इसमें इनके प्रेम का ही चित्रण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। अब आप उत्तर बताइए। तो बीसलदेव रासो। देखिए, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गए थे? राजमती से। अब आप ऐसी एक कहानी देखेंगे जो है कि पद्मावत में मूवी बनी है, उसे देखिएगा पद्मावती की, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उड़ीसा। इजी प्रश्न है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी देखिए। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रमदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसलदेव, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमण रासो। देखिए, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से, आल्हा खंड मतलब आप देखते हैं ना कि आल्हा की तरह गा रहे हो लोग, गाँव में आज भी बोलते हैं आल्हा खंड की तरह। तो 43 नंबर का प्रश्न है, जगन्नाथ का परमाल रासो, इसको गाया जाता है, गेय है भी, यहाँ पीछे के प्रश्न में आपने देखा था। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है, क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं, परमाल रासो। 44 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कथा, परमात्म प्रकाश, योग सार, पाहुड़ दोहा। तो 45 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो भविष्यत कथा, ठीक है। चलिए, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताइए। तो परमाल रासो किसकी रचना है, बताएं आप। 46 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो जगनिक की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आल्हा और उदल नाम दो वीर सरदारों की वीरता लड़ाइयों का वर्णन है, तो आप सभी जानते हैं, परमाल रासो में है, आल्हा खंड। 47 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए। तो क्या है, बताइए। तो सी होगा आल्हा खंड। 48 नंबर का प्रश्न है, 49 का देखिए, निम्न कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता का यह प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, बताइए, ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो पयमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण, रिठ रेमी चर्यु, ठीक है। थोड़े से प्रश्न इतने ज़्यादा मतलब जीवा को उतना घुमाना पड़ता है कि स्पष्ट उच्चारण भी नहीं हो पाता। चलिए, आदिकाल की जो रचनाएं हैं, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? 49 नंबर का प्रश्न है, तो महापुराण। आप पीछे देखेंगे महापुराण किसकी है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ पाएंगे। चलिए, 50 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न। आज की प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्नों को लिए हैं, नेक्स्ट की प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्नों को लेंगे। 12 वर्ष लय कुकर जिए, और 13 लय जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें उनकी नायिका जितनी होती है, जितने हमारे वीर जाते थे वहाँ लड़ने के लिए, उनकी पत्नियाँ कहती थी, और यह एक वीरता भरा वाक्य है दोस्तों। इसका अर्थ ही बहुत ही मज़ेदार है। सोचिए, जिनके
पत्नी और वीरांगनाएं इस तरीके से बोलें तो उनका पति तो और ही देश के लिए अच्छा करेगा। 50 नंबर का प्रश्न है, आप बताइए कि यह किस में कहा जाता था। 50 नंबर का है और आप सभी जानते हैं यह आल्हा खंड है, ठीक है, जो आज भी लोगों के अंदर उत्साह भरता है। बुंदेलखंड की तरफ यहाँ आज भी गाया जाता है। तो दोस्तों रहे आज के लिए यहाँ 50 प्रश्न। आगे के लिए हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएं, और हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम टॉपिक वाइज लाएंगे। हमने आदिकाल को लिया, अब आगे भक्ति काल को लेंगे और विकास को लेंगे। तो ऐसे करके प्रश्न लाते रहेंगे। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा दोस्तों। एक कमेंट करने से हमें उत्साह मिलता है, बाकी कुछ नहीं। और नित्य प्रति इस प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहें। आपका दिल से आभार, शुक्रिया।